हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू सीएमए दिशा दुआ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं आपके सीएमए इंटर में पेपर नंबर 5। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स इज द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग टुगेदर एंड यू आर ऑन डे 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट्स योर डेमो क्लास 2। यस, हमने लास्ट सेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातचीत खत्म करी थी। ऑफर और एक्सेप्टेंस रियल वर्ल्ड में आप कैसे यूज करते हैं। तो एक क्विक सा रिकैप लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन। नेक्स्ट 5-7 मिनट्स देते हैं थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स, क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बोला था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जब एनफोर्सिबिलिटी होती है एक अग्रीमेंट में तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बेड है से हमने सेक्शन 2B 2E 2D 2H से प्रपोजल नहीं, प्रॉमिस पढ़ा था। 2B इज प्रॉमिस, 2E इज एग्रीमेंट, 2D इज कंसिडरेशन, 2H इज कॉन्ट्रैक्ट, और ऑफर 2A में पढ़ा था हमने, है ना, प्रपोजल 2A में पढ़ा था। अगर मैं बात करती हूँ अंडर सेक्शन 10 क्या असेंशियल्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्या असेंशियल एलिमेंट्स है, तो वहाँ हमने 6 बातचीत पढ़ी थी। क्या 6 थी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बोले तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, पार्टीज कंपीटेंट होनी पड़ेगी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, फ्री कंसेंट रहेगा, क्वेश्चन एक्सेट्रा से नहीं होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस जो है वो सर्टेन भी होनी चाहिए और केपेबल भी होनी चाहिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था। ऑफर जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 2A में होता है। ऑफर के 4 एसेंशियल्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने कि क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन होनी पड़ेगी। बिना कम्युनिकेशन के ऑफर हो ही नहीं सकता है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स में, इन रिटन और ओरल वर्ड्स हो सकता है, या थ्रू योर कंडक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है और जनरल ऑफर भी हो सकता है। जनरल ऑफर में मैंने आपको एक केस लॉ बताया था, अगर आप वो केस लॉ को एग्जाम्पल फॉर्म में भी लिखते हैं, इवन देन यू विल फेच मार्क्स, क्योंकि आप अच्छे से उस कंसेप्ट को समझा देंगे अगर आपके पास ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो। आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या थी पार्टीज का नाम, जहाँ पे इन्फ्लुएंजा वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। जनरल ऑफर के अंदर मिसेस वॉट एंड द कंपनी, दोनों का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। ये सेक्शन 5 है। रेवोक कब कर सकते हो? जैसे रॉकी ने रानी को ऑफर दिया था 50,000 रुपए की घड़ी लेंगे क्या, उसके एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। जब तक रानी ने ओके नहीं बोला था कि हाँ मुझे आपका ऑफर एक्सेप्टेड है, उससे पहले अगर रॉकी ने मे बी थ्रू एनी अदर मोड, पहले व्हाट्सएप किया था तो फ़ोन पे भी बोल दिया कि भाई मैं आई हैव चेंज माई माइंड, आई डू नॉट वांट टू सेल, तो भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। जैसे 4 असेंशियल्स है ऑफर में, वैसे ही एक्सेप्टेंस में भी 4 असेंशियल्स है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ये एब्सोल्यूट रहेगा, अनक्वालिफाइड रहेगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, तो फिर काउंटर ऑफर बन जाएगा। ये भी एक्सप्रेस्ड हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और आपको एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में देनी है। ठीक है, ये सब बातें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि आप कोई क्लास मिस नहीं करो, एंड ऑल्सो ज्वाइन लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप मेरे से बातचीत कर पाओ पर्सनल सेशन। ओके, नाउ लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज सेशन। बात करेंगे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे हमने रेवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा था, वैसे आज हम रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? जब आप विड्रॉ कर रहे हो एक ऑलरेडी एक्सेप्टेड ऑफर, आपने पहले तो बोल दिया था, रानी ने पहले तो बोल दिया था कि हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है, बट नाउ शी वांट्स टू रिवोक इट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस रिवोक करी जा सकती है, बशर्ते, प्रोवाइडेड
इट हैज़ नॉट येट बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर रॉकी तक मैसेज पहुंच चुका है कि हाँ भैया मुझे आपका ऑफर मंजूर है, फिर आप रिवोक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पहुंचा, उससे पहले आपने ये मैसेज संदेश पहुंचा दिया कि भैया आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट योर ऑफर, तो ये लीगली आपको कोई बाइंड नहीं कर पाएगा, अदरवाइज यू विल बी लीगली बाइंडेड। इट हैज provided that it has not been communicated to the offerer or reached them in a legally binding manner. ओके, तो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। Yes, so as per section 5 of Indian Contract Act, an acceptance may be revoked before the communication of acceptance is complete as against the offerer. ठीक है, once the offer is communicated to the offerer, it cannot be revoked. एक बार ये संदेशा पहुंच गया कि मैं, आपने जो मुझे ऑफर दिया है, जो आप घड़ी बेच रहे थे, रॉकी रानी को घड़ी बेच रहे थे, अगर एक्सेप्टेंस पहुंच गया तो आप रिवोक नहीं कर पाएंगे अपना एक्सेप्टेंस। आइए इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कब आपको अलाउड है, व्हेन इज रेवोकेशन अलाउड? जैसे मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ओके, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, क्या कहा कि आप मेरे से गाड़ी खरीदना चाहेंगे क्या फॉर 5 लाख रुपीज। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, कैसे? एक लेटर लिखकर और फिर उसे पोस्ट भी कर दिया, कब? 1 जनवरी को। However, ये लेटर पहुंचने से पहले बी ने एक और लेटर भेज दिया, 2 जनवरी को, जहां बोल रहा है कि नहीं, मेरे को एक्सेप्टेंस आपके ऑफर की नहीं है। क्योंकि सिंस बीज रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड ए बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने से पहले रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पहुंच गया है, इसलिए रेवोकेशन अलाउड है। Okay, since B's revocation of acceptance reached A before the letter of acceptance, the revocation is valid and no contract is formed. इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि ऑफर में एक्सेप्टेंस होगा तभी तो हम अग्रीमेंट तक भी पहुंचेंगे ना, और अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एनफोर्सेबल है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और अब बात करते हैं कब ये रेवोकेशन अलाउड नहीं है। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को ऑफर दिया कि 50 लाख रुपए में क्या मेरा घर खरीदोगे। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ठीक है, बी ने एक ईमेल भेजा एक्सेप्टेंस का, एक ईमेल भेज दिया एक्सेप्टेंस का, कब? 1 जनवरी को सुबह 10 बजे। लेटर बाद में उसी दिन एक ईमेल भेजा 11 बजे, रिवोक कर रहे हैं। अब ईमेल तो फटाफट पहुंच गया ना, वहां पे तो रास्ते चिट्ठी नहीं है, रास्ते में नहीं पहुंच रहा है, वो तो एकदम पहुंच जाएगा। और जैसे ही कम्युनिकेट हो गया ऑफरर के पास आपका एक्सेप्टेंस, अब आप रिवोक नहीं कर पाएंगे इफ ए हैज ऑलरेडी रेड। बस ध्यान दे ये देना होगा कि मैसेज पहुंच गया, बट अगर रीड नहीं हुआ है और उससे पहले आपने एक और मैसेज भेज दिया, ईमेल भेज दिया कि भाई मैं आई डो नॉट वांट टू एक्सेप्ट, देन यस। If A has already read the acceptance email at 10:30 a.m., the revocation sent at 11 a.m. is invalid because the acceptance was already communicated, और इससे क्या हो गया था? ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, कंसिडरेशन था ही, तो अग्रीमेंट भी हुआ, क्योंकि एनफोर्सिबल था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज तो ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच मतलब जो वादा कर रहे हो वो नहीं निभा रहे हो। ठीक, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सेप्टेंस में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। The party accepting the offer must carefully consider their decision before sending the acceptance to avoid any legal complications. आप नहीं चाहते कि भैया आपके कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसो, तो बढ़िया ये रहेगा कि जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो सोच समझ के भेजो, वरना नक को भेजो। ठीक है जी,
चले आइए अब आगे बढ़ते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें सेक्शन 2I में दे रखा है। तो याद है मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसे एक सेक्शन वाली पेज बनाना है, वहाँ पे आप 2F तक ऑलरेडी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस तक ऑलरेडी बातचीत लिख चुके थे, है ना। अब 2I भी लिख लीजिए, वहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल है बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। मतलब एक साइड की पार्टी की बात, तो अगर एक साइड वाले बंदे के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा सकता है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, बट इस पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है। मैम क्या पार्टी, कौन सा ऑप्शन? मुन्ना भैया और गुड्डू भैया याद है फाउंडेशन वाला? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, नया एग्जाम्पल आ गया है। गुड्डू भैया और मुन्ना भैया ही, बट एग्जाम्पल नया है। ठीक है, ये हमारे हैं मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले, ओके, और ये हमारे हैं गुड्डू भैया। ओके, मुन्ना ने क्या बेचा? मुन्ना ने एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ रुपए की, क्लेमिंग इट्स प्राइम लैंड। ठीक है, लेटर गुड्डू डिस्कवर्स द लैंड इज अंडर डिस्प्यूट। धोखा हुआ है यहाँ तो, धोखा धोखा धोखा, धोखा हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्यूट है, लड़ाई हो रखी है इस प्रॉपर्टी पर, तो ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है। अब गुड्डू के ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड मतलब कैंसिल मतलब वॉइड कराया जा सकता है, बट अगर गुड्डू कुछ नहीं करते हैं, गुड्डू भैया कहते हैं इट इज फाइन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड। ओके, गुड्डू कैन चूज टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसिंड का मतलब क्या होता है? रिसिंड का मतलब ही तो कैंसिल होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैंसिल द डील एंड गेट हिज मनी बैक, और affirm it, keep the land despite of the issue। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर गुड्डू भैया के पास ऑप्शन है कि वो ऑप्शन नंबर 1 एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या मुन्ना भैया के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया जा सकता है? नहीं, only at the option of one। and when I'm talking about the option of one, ये option of one वो है जिसके साथ कंसेंट जो है वो फ्री नहीं था, या तो coercion मतलब जोर जबरदस्ती तमंचे की नोक पे करवा रहे हैं कोई काम, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कोई काम करा रहे हैं, या फिर फ्रॉड हो रहा है, या मिस रिप्रेजेंटेशन है, या मिस्टेक है, जो सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 हम फाउंडेशन में पढ़ कर आए हैं। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, याद भी है तो हम और पक्का कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या है, इफ गुड्डू रिसिंस, मुन्ना क्या है, मुन्ना मस्ट, मुन्ना को क्या करना पड़ेगा, मुन्ना विल हैव टू रिटर्न ₹1 CR जो उन्होंने गुड्डू भैया से लिए हैं। इफ गुड्डू अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स एज इट इज, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एबल। पिछली बार जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था आपके फाउंडेशन में, वहाँ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था गुड्डू गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया के तमंचे की नोक पे गाड़ी ली थी, है ना। तो इट वाज अंडर क्वेश्चन, देयरफॉर इट वाज अगेन एक जने के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया कराया जा सकता था। ओके, तो एसेंशियल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 10। क्या पढ़ा है तो हमने आज रिवाइज भी करा है। ऑफर और एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, देयर मस्ट बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी, ओनली देन अग्रीमेंट विल बी फॉर्म्ड। इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशन बनाने का, क्योंकि अगर रिलेशन लीगल नहीं है देन फोर्सेबल नहीं कर पाओगे ना। सोशल अग्रीमेंट्स जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे हमने देखा था, है ना, वहाँ पर लीगल इंटेंशन ही नहीं था, लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन नहीं था। पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन या कंसिक्वेंस बनाए। लॉफुल कंसिडरेशन अग्रीमेंट जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन से सपोर्ट होना चाहिए, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, चाहे वो एज में हो मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए।
कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती मतलब कोएर्जन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नो फ्रॉड, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, नो नीदर मिस्टेक। ओके, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लीगल होना चाहिए, टर्म सर्टेन होगी और परफॉर्मेंस केपेबल होगा, पॉसिबल रहेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अदरवाइज नॉट वैलिड रहेगा। यस, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर, और जो अग्रीमेंट है वो केपेबल होना चाहिए परफॉर्मेंस होने का, चांद तारे नहीं ला पाएंगे भाई साहब, मरे हुए बंदे को जिंदा नहीं कर पाएंगे भाई साहब। यस, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ए ने प्रपोज किया बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल थ्रू लेटर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब? अगर मैं ए के बारे में बोलूं जो कि ऑफरर है, जब लेटर पोस्ट हो गया था उस दिन से कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और अगेंस्ट बी बोलूं तो जिस दिन कम्युनिकेशन रिसीव कर लिया ए ने, उस दिन से हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मान लेंगे, ऑफरर के एंगल से और एक्सेप्टर के एंगल से। ठीक है, जैसे रमेश ने ऑफर किया कि वो अपना 1 करोड़ रुपए का घर बेचना चाहता है, महेश ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दोनों पार्टीज कंपीटेंट है, सेम माइंड के हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है एक्सप्लिसिटली सेक्शन 10 के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया हमने, बट अब हम वॉइड और वॉइडेबल अग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, अब हम अग्रीमेंट को भी पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2I पढ़कर आए हैं, अब पढ़ने वाले हैं 2G। ओके, 2G क्या बोल रहा है? वॉइड अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल नहीं है लॉ में, वही वॉइड है। अलग अलग तरीके, अलग अलग कारणों की वजह से एक अग्रीमेंट को वॉइड बनाया जा सकता है, जैसे या तो कंसिडरेशन, या तो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, ये सेक्शन 24 है, सेक्शन नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। अगर पार्ट कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए ने अग्री किया सुपरवाइज करना एक ऐसे प्रोडक्शन को जिसमें से कुछ पार्ट तो लीगल है, कुछ पार्ट इलीगल है। क्योंकि पार्ट इलीगल है, या तो अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो ये पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अनलॉफुल है इसलिए ये वॉइड हो जाएगा। He agrees to supervise both legal indigo production and illegal traffic for B. The agreement is void as part of the object is unlawful. दूसरा है, अगर अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है, सेक्शन 2D में मैंने बोला था ना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, बट वहां पे एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से मुझे सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस बोले तो देयर इज एन एक्सेप्शन हेयर, देयर इज एन एक्सेप्शन हेयर। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन है और रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव के कारण हो रहा है, ठीक है, फैमिली अरेंजमेंट में हो रहा है, ठीक है, तो अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी चल जाएगा। जैसे एक पापा ने अपने बेटे को 10,000 रुपए दिए और वापसी में कुछ नहीं लिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वैलिड है अगर नेचुरल लव के कारण है जो बाप और बेटे में है, ठीक है। क्या रिटर्न और रजिस्टर्ड है? हाँ, ये होना जरूरी है। ओके, फैमिली अरेंजमेंट है, जी हाँ, अगर ये सब कुछ फुलफिल हो रहा है, तो अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। Yes, unless in written and register made out of natural love and affection between parties is in close relation, मतलब family arrangement है, parties जो है there is a promise to compensate। देखो, एक तो हमने ये वाली बात बोल दी, ये वाली बात हमने ऐसे बोल दी, ओके। दूसरा क्या हो सकता है? कंसिडरेशन कब नहीं चलेगा? जब प्रॉमिस दिया गया है टू कंपनसेट, मेड
टू compensate for something already voluntarily done for the promiser. जैसे मान लेते हैं मेरे घर के बाहर आग लग गई थी जो मुझे पता नहीं था, बट एक बंदा आया, उसने आग अपने आप बुझा दी। क्या मैंने उसे कहा था कि भाई बुझा दे, तेरे को मैं पैसे दूंगी? नहीं, अपने आप बुझा दी। और उसके बाद मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू यू बिकॉज यू हेल्प मी, देन इट इज, मैं अपनी मर्जी से, मैं उस बंदे ने कुछ किया था, कंपनसेट करना चाह रही हूँ, तो कंसिडरेशन पहले तो नहीं हुआ था, बट इट कैन बी डन नाउ। ओके, या प्रॉमिस टू पे अ बार्ड डेट। बार्ड डेट क्या है? रिटन एंड साइन प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट क्या होता है? जैसे एक लॉ है जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन, हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना हमारे सिलेबस में है, बट लॉ में बहुत बार उसका रेफरेंस आएगा, तो मैं आज समझा रही हूँ, उसे अपने दिल में हमेशा के लिए उतार लो। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे मिस्टर ए ने, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार लिया, लोन लिया, और बोला मैं ना आपको 10 दिन में वापस देता हूँ, 10 दिन में मैं वापस देता हूँ, ठीक है। 10 दिन बाद जब बी ए के पास गए कि मेरे पैसे दे दो, उसने कहा मैं थोड़े दिन में देता हूँ, थोड़े दिन में देता हूँ, थोड़े दिन में देता हूँ। ऐसे करते 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 4 साल बीत गए, या 3 ईयर से ज़्यादा हो गए। अब मिस्टर बी ने कहा भाई तू मेरी बात तो सुनी ना, तेरे को मैं कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर चलूंगा। ये कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो कोर्ट ऑफ लॉ को सारी बात सुनाई। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा 1 मिनट रुको तो सही, जरा सब्र करो, मुझे बताओ कब लिया था? कहा 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, चलो अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है कि अगर आपको सूट फाइल करना है, सूट फाइल करना मतलब है कि आपको अगर मुकदमा करना है तो विद इन अ टाइम पीरियड करना होगा, टाइम बार्ड रहेगा। अगर आप उस टाइम के अंदर नहीं आए हो तो कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यू स्टिल हैव अ राइट टू रिसीव द मनी बट नॉट थ्रू अ लीगल प्रोसेस। क्योंकि ऐसे पता नहीं, लोग पता नहीं 20 20 30 50 50 साल पुराने केसेस हमारे पास लेके आएंगे। ऑलरेडी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। एक और कहानी हमारे लिए मत लाओ। बट एक और कहानी होती है यहाँ पर, वहाँ पर होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। बट क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू टू गो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बियॉन्ड व्हाट इज इट इन आवर बुक्स। किताब में जो लिखा है उसके ऊपर, और उससे उसकी साइकी को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, सूट तो आप फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते अंडर लॉ ऑफ लिमिटेशन, या लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं उसको। बट बट अगर मान लेते हैं ऑलरेडी एक केस चल रहा था लोअर केस में, जैसे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है आपके क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन जाना चाह रहे हैं, वैसे तो विद इन 45 डेज जाना चाहिए, बट मान लेते हैं आप 50 डेज में जा रहे हैं, तो क्या स्टेट कमीशन आपकी बात सुनेगा? सुन सकता है। या स्टेट कमीशन से आप नेशनल कमीशन जा रहे हो, 30 दिन में जाना चाहिए, बट मान लेते हैं 50 दिन में जा रहे हैं, सुन सकता है अगर सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है, अगर सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एप्लीकेशन, अगर आप अपील या एप्लीकेशन कर रहे हो, आप अपील या फिर एप्लीकेशन कर रहे हो, नीचे से किसी ऊपर कोर्ट में जा रहे हो, किसी जैसे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से एपिलेट ट्राइब्यूनल में जा रहे हो, किसी किसी लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जा रहे हो, तो अपील लेके जा रहे हो ना कि हमें इनकी बात मंजूर नहीं है, हम अभी भी अग्रीव्ड है, सरकार दुहाई हो, तो आप जा सकते हो। अगर कोर्ट ऑफ लॉ अग्री करता है कि हाँ भैया सफिशिएंट कॉज है, जिस वजह से डिले हुआ है, कोई ऑलरेडी किसी कानूनी कार्रवाई में फंसा हुआ था, इतनी बुखार था कि वो बेड से नहीं उठ पा रहा था, वो किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ था, या सरहद पे मिलिट्री ड्यूटी पे था, तो कैसे आएगा भाई? अगर सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है तो अपील और एप्लीकेशन के टाइम पे, केस में अगर सफिशिएंट कॉज है डिले का, तो आपकी बात मानी जा सकती है बियॉन्ड द टाइम भी। बट केस मुकदमा नहीं कर सकते आप। पहली बार के कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हो, कोई टाइम बाद समय खत्म हो चुका है, तो फिर अब आपकी कोर्ट मदद नहीं करे। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं, बट क्या हमें पता होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे पास ये कंसेप्ट आया, और खाली एक बार नहीं, बहुत बार आएगा, बहुत बार हमारे लॉ में इसका वर्णन किया जाएगा। इसलिए आज लेट्स KDS इट, किल डेड स्लॉटर्ड, या
क्या बोल रहे हैं, अगर प्रॉमिस किया जा रहा है टू पे अ बार्ड डेट, रिटन है, साइंड है, टू, अगर मान लेते हैं समय खत्म होने के बावजूद आप साइन करके दे रहे हो हाँ कि मैं रेडी हूँ देने का, तो फिर यहाँ पे कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न नहीं भी है, तभी भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। ठीक है, इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड देम बेटर। जैसे ए ने प्रॉमिस किया राइटिंग में कि वो अपने बेटे को, क्या ये फैमिली अरेंजमेंट है? जी। क्या नेचुरल लव है? जी। क्या राइटिंग में है? जी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ, जबकि बेटे ने पापा को कुछ वापस नहीं दिया इन रिटर्न, कंसिडरेशन में तो देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, राइट? बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वेरी मच वैलिड। ओके। या फिर ए ने बी का पर्स ढूंढ लिया, बी ने बाद में बोला कि मैं तेरे को 50 रुपए देना चाहता हूँ। जैसे मैं आई रिमेम्बर बैक इन 2015 मैं ना ऑफिस से अपने घर जा रही थी, पुणे में थी उस समय मैं, और मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर में, आई वाज वर्किंग, और मैं ऑटो से निकली, मेरा फ़ोन ऑटो में ही रह गया, अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं किससे बात करूँ, कैसे सही करूँ? तो आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द पुलिस स्टेशन। जो वहाँ पे गार्ड भैया थे मेरे फ्लैट के बाहर, उन्होंने बोला कि एक भाई मेरे फ़ोन से अपने फ़ोन पे फ़ोन करो, ऑटो रिक्शा वाला भैया उठाएगा। उसने उठाया, मैंने बोला भैया प्लीज़ मेरा फ़ोन दे जाओ, आपके जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूँगी। और अगर मैंने नहीं भी बोला होता और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ देना चाहती, तो यहाँ पर क्या उन्होंने मेरे लिए, क्या हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए थे? फिर भी मैंने उन्हें इन रिटर्न कुछ दिया? हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए ऑलरेडी पास्ट में कुछ कर चुके थे वॉलेंटैरिली, तो मैं देना चाहती तो मैं दे सकती हूँ विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट राइट नाउ ही नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी इन रिटर्न, इवन देन आई एम गिविंग मनी। ठीक है, पहले कर चुके हैं कुछ। नेक्स्ट लेट्स से ए ने 1,000 रुपये देने थे, बट द डेट इज टाइम बार्ड, दिए नहीं थे। ए प्रॉमिस टू इन राइटिंग टू पे 500, टाइम समय खत्म हो चुका है, पैसे लेने की, जो पैसे लेने का हक है वो अभी भी रहेगा उस बंदे का जिसने पैसे दिए थे, बट कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। बट अगर लिख दिया है तो कंसिडरेशन टाइम बार्ड होने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड होने के बावजूद पैसे आप ले सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? भेजे में घुस गया, BMGG हो गया, तो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, ऑल दोज हु आर सीइंग द प्रीमियर सेशन। ओके, चलिए अब हम बोल रहे हैं और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। दो बातें बोल चुके हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यस, एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में या तो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वही ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या और भी टाइप्स हो सकते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? बिल्कुल, आइए पढ़ेंगे। जैसे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इसके बारे में हमने फाउंडेशन में बात करी है, वहाँ पे MCQs में कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे, तो अगर वहाँ पे कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था, अब समय आ चुका है टू अगेन KDS इट, किल डेड स्लॉटर कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एनी अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्सेप्ट फॉर माइनर इज वॉइड। मतलब माइनर को अगर आप बचा रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो कि आप 18 वर्ष तक, जब तक ही नहीं होती तब तक शादी नहीं करेंगे, तो हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट अगर कोई बंदा बालिग है और उस पर आप बोल रहे हो कि इस बंदे से शादी नहीं करनी है, रिस्ट्रेंट लगा रहे हो शादी करने पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ठीक है, इस एग्जाम्पल सबसे समझते हैं ना। हमारे पास सोनू के टीटू की, क्या स्वीटी, कौन सा गाना है इस मूवी का? सोनू, टीटू एंड स्वीटी। पिक्चर लगने की यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैं लिख तो लाई, बट हम स्टिक मैन बना लेते हैं या स्टिक वुमेन बना लेते हैं। ओके, सोनू ने प्रॉमिस किया टीटू को कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर टीटू शादी नहीं करते हैं सोनू से। नहीं, अगर शादी नहीं करते हैं जब तक सोनू की परमिशन नहीं मिलती है। सोनू ने टीटू को बोला मैं 10 लाख रुपए दूंगा, जब तक तू शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे से परमिशन नहीं मिलेगी। क्या ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हाँ जी। T2 is tempted by the money, agrees with the condition, however
लेटर T2 डिसाइडेड टू मैरी स्वीटी, पैसे तो ले लिए बट दिल तो बच्चा है जी, हाँ कर ली इन्होंने शादी। अब क्या सोनू कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा पाएंगे T2 को? ना 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 रे ना रे ना रे, हाँ। T2 decided to marry Sweetie without waiting for Sonu's permission. When Sonu refuses to pay rupees 10 lakh, T2 tries to enforce the agreement in court. या पैसे अगर दे भी दिए होते और वो सोनू लेकर जाते कि चलो भैया आपने मेरे से पैसे लिए और फिर भी शादी कर ली, any which ways both of the parties contract void है. The court declares the agreement is void under section 26 of Indian Contract Act, which states that an agreement restraining marriage except for minors is void. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेंगे, माइनर्स के लिए आप एक्सेप्शन लगा सकते हो। ओके यहाँ पे पता नहीं पेज क्यों आया हुआ है, कुछ मिस हो गया क्या? लेट मी जस्ट क्विकली चेक, गिव मी अ मोमेंट। ओके ऐसी शायद स्लाइड बीच में आ गई है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? Why is it void? The agreement restraining T2's fundamental right to marry as per his choice. Such agreement is against public policy and therefore unenforceable. जब आप enforceable ही नहीं है तो void ही होगा ना agreement. ओके बट एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन हो सकता है अगर माइनर है। इट माइट हैव डिफरेंट लीगल इम्प्लीकेशन, क्योंकि माइनर्स को अर्ली मैरिज से बचाने के लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, T2 के पास फ्रीडम है स्वीटी किसी से भी मैरी करने की, उसकी चॉइस है। सोनूज अग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन T2 फ्रॉम मैरिंग लीगली इज इनवैलिड एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो बिकम्स वॉइड। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और पीछे हमने जब अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पढ़ा था वो था सेक्शन 26, अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 27। अगर ये भी आप सेक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शंस को लर्न करना। ठीक है, एन अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग लॉफुल ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑल्सो वाइड, बट ध्यान रखेंगे लॉफुल है, हम अनलॉफुल की तो बातचीत करते भी नहीं है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। अगर किसी बिजनेस ने अपनी गुडविल बेची है, वहां पर हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते विद इन रीजनेबल लिमिट्स। मतलब लेट्स से दिल्ली के दिल्ली में नहीं कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं सोनू एक पॉपुलर चाय वाला है जिनका बिजनेस है लखनऊ में। T2 ने अग्री किया उनका बिजनेस अलोंग विद गुडविल, बिजनेस को गुडविल के साथ खरीदने के लिए अग्री किया T2 ने और उसके लिए 10 लाख रुपए दिए। As part of the agreement, Sonu promises not to open any other chai shop anywhere in India for next 10 years. बाद में सोनू ने एक चाय की दुकान खोली कानपुर में, तो T2 सू कर सकता है कि भैया आपने कैसे, आपने गुडविल में मेरे को बेची थी ना, अब आप कर रहे हो इंडिया से बाहर खरीद कर सकते हो ना, लिमिटेड एरिया में और फॉर सम टाइम ही बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। तो लीगल एनालिसिस क्या है सेक्शन 27 का? द अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग Sonu from opening a chai shop in anywhere in India is void because it enforces unreasonable restriction. आप लखनऊ में बोलते या यूपी में बोलते फाइन था, पूरे इंडिया में ही बोल दिया आपने, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट अगर मान लेते हैं सोनू ने अग्री किया होता कि वो लखनऊ में जहाँ पे अभी बिजनेस चल रहा है यूपी में रीजनेबल टाइम के लिए 10 साल बोल दिया यहाँ पर, तो और पूरे इंडिया में बोल दिया, तो फिर गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पर बोलते कि आप लखनऊ में या आसपास के 100 किलोमीटर्स में आप नहीं खोल सकते हो, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लेट्स से 3 इयर्स 5 इयर्स, एक रीजनेबल टाइम लॉ डिसाइड करता है, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ओके तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किया जा सकता था अंडर सेक्शन 27। अब इतने बार हम सेक्शन 26 सेक्शन 27 रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बोल चुके हैं कि अब याद हो गया तो डिलीट नहीं करना है, दिल से दिमाग में घुस गया मिट जा ऐसे नहीं करना है, हो गया याद लिख लीजिए, है ना। देखिए क्या होगा जब भी एग्जाम में आप सेक्शंस लिख रहे होंगे, जब आप श्योर होंगे तभी लिखेंगे, लिखने के एक्स्ट्रा नंबर शायद नहीं मिलेंगे, बट नंबर कट जाएंगे अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया।
लिख दोगे इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्रेजेंटेबल आंसर। कहीं पे सेक्शन लिखना भी चाहिए, उसके नंबर आधे एक नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर गलत लिखोगे गड़बड़ हो सकती है। नहीं लिखोगे शायद नंबर नहीं कटेंगे, लिखोगे तो यस इट विल बी समथिंग एज एन एक्स फैक्टर, कुछ नंबर एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल सकते हैं। अगर गलत लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पूरे इंडिया की जगह कुछ एरिया के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन किया होता, रिस्ट्रिक्शन लगाई होती, ओनली व्हेन गुडविल ट्रेड हुई है, गुडविल भी सेल हुई है तभी, वरना तो किसी भी तरीके से ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। ओके तो समझ में क्या आया? एन अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग लॉफुल ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन इज वॉइड। वॉइड कब तक है? अनलेस इट इज अंडर अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन related to the sale of business goodwill. Okay, if the court considers factor like time, location, nature and trade to determine reasonableness, कि कितना reasonable है वो कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो सेक्शन 26 हमने पढ़ लिया, रिस्ट्रेशन रिस्ट्रेनिंग ऑफ मैरिज, एंड सेक्शन 27 पढ़ा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ओके तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। नाउ अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ये सेक्शन 28 है। अगर आपने एक एग्रीमेंट ऐसा किया है जहां पे आप सामने वाले बंदे की राइट को रेलिंक्विश करवा रहे हो, एक्सटिंग्विश करवा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि आप मेरे पे मुकदमा नहीं कर पाओगे, कानूनी तरीके से मदद नहीं ले पाओगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है कि भैया कि अगर हम आप में और मेरे में कोई लड़ाई होती है फ्यूचर में तो हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन करेंगे पहले, ठीक है, आर्बिट्रेशन से सेटलमेंट करेंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। Yes, guarantees by banks, financial institution for a specific period, let's say for minimum 1 year, ये इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दो हमारे पास सिनेरियो है, उसको समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा और भी ज़्यादा। ओके ये है हमारे पास जॉय और ये हमारे पास आर लाउड RIP, यस चैंडलर। जॉय ने $10,000 चैंडलर से बोरो करे to fund him in acting classes. As a part of loan agreement, जॉय ने क्लॉज डाल दिया, क्या बोला कि चैंडलर विल नॉट टेक लीगल एक्शन टू रिकवर द लोन नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। आपने लीगल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दी कि हम आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स ही नहीं कर सकते। Yes, later Joy fails to repay the loan. When Chandler decides to sue Joy to recover his money, Joy points to the clause in the agreement to stop him. Legal analysis क्या है section 28 में? The contract, the clause here is void because it restricts Chandler's right to initiate legal proceedings. कि अपना लोन वो रिकवर भी नहीं कर पाएगा, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। यस द लॉ डज नॉट अलाउ सच क्लॉजेज दैट टेक अवे पर्सन्स लीगल रेमेडीज, बट इसका एक्सेप्शन हो सकता है। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो सकता है? जैसे जॉय और चैंडलर ने अग्री किया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हम उसे रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन से जाएंगे। और if a clause requires Chandler to initiate legal action within a reasonable time frame, it could have been valid. कि मतलब एक समय तक आप मेरे पे नहीं करोगे, उसके बाद यू कैन टेक नो एक्शन। ओके तो मोटी मोटी बात क्या है, किसी भी अग्रीमेंट में अगर ऐसा प्रिवेंशन है कि वो कोर्ट के पास ही नहीं जा सकता भाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा। हाउएवर आर्बिट्रेशन क्लॉज या टाइम बाउंड गारंटीज वैलिड एक्सेप्शंस है। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो restricts the enforcement of legal right. Any agreement that restricts a party from enforcing the right under or in respect of contract through an ordinary legal proceeding in court of law will become void.
यस, लिमिट्स द टाइम पीरियड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, कोई भी एग्रीमेंट जो इम्पोज कर रहा है अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टाइम पीरियड में कि जिसमें एनफोर्स की जा सकती है लीगल राइट, कि भैया अगर आप जाओगे तो विद इन 6 मंथ्स ही जाना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर ही जाना पड़ेगा, जबकि लिमिटेशन लॉ 3 ईयर्स बोल रहा है, आप ऐसी बातचीत नहीं कर सकते। एक्सटिंग्विशेस राइट मतलब किसी की आप राइट को खत्म कर रहे हो, लीगल राइट है कि वो लीगल रेमेडी ले सकता है, तुम नहीं करोगे तो कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा सकता है, सरकार दुहाई हो, तो भाई तुम उसको रोक रहे हो, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड। Yes, so any agreement that extinguishes the right of a party or discharges from the liability upon the expiry of certain specific period is void as it restricts the enforcement of legal। तो ये प्रोविजन क्या क्यों बनाया गया, ताकि इंडिविजुअल डिप्राइव ना रह सके लीगल रिकॉर्ड से, ताकि अगर कोई लड़ाई होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो लीगल उपचार, लीगल रेमेडी ले सकता है। अगर किसी ने जो वादा किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको वो रिजॉल्व करवा सकता है थ्रू अ लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। Okay, any clause that prohibits a party from approaching the court or limits their ability to enforce their legal right is contrary to public policy and therefore unenforceable, क्योंकि ये विरुद्ध है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, इसलिए अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक क्लॉज डाला है जहाँ पे प्रोहिबिट करे कस्टमर को कि वो कंपनी को सू ही नहीं कर सकती, तो ये अपने आप में वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे आप मना कर सकते हो कि आप मेरे को सू नहीं कर पाओगे, आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हो जबकि। ओके, फिर हमारे पास और कौन सा अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है जहाँ पे सर्टेन नहीं है, ऐसा सेक्शन 29 बोल रहा है। सेक्शन 26 रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेक्शन 27 रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 28 रिस्ट्रेन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एंड अग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, सेक्शन 29 26 27 28 29 दिल में दिमाग में उतर गया है, लिख लीजिए फटाफट से। ओके, अग्रीमेंट्स वेयर टर्म्स आर अनसर्टेन या केपेबल नहीं है करने के, जैसे कि लिए आपने ए ने बोला कि मैं 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, अरे भाई कौन सा ऑयल, स्पेसिफाइड नहीं है ना, इसलिए वॉइड है। अगर स्पेसिफिकली बताया होता कोकोनट ऑयल बेच रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल बेच रहे हैं, नो ऑलिव ऑयल बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, अगर आपने स्पेसिफाई कर रखा होता तो ये वेरी मच वैलिड बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और हमारे पास अग्रीमेंट है जो वॉइड बन जाता है अंडर सेक्शन 30 बाय द वे ऑफ वेजर, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, जहाँ पे आप कोई सट्टा लगा रहे हो, बेट लगा रहे हो कि भैया एक टीम जीतेगी, रोहित शर्मा ने इतने रन बना दिए, या फिर मेरे मेरे टाउन से एक बंदा है, क्या नाम है उसका, ऋषभ ऋषभ पंत, ऋषभ पंत इज फ्रॉम रुड़की, आई एम फ्रॉम रुड़की। ओके, तो आई एम फीलिंग प्राउड अबाउट इट। खैर, अगर ऋषभ पंत ने सेंचुरी बना दी है, 6 छक्के लगा दिए, तो इट इज ऑल बेटिंग राइट, इट इज ऑल स्पेकुलेशंस, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज वेजरिंग अग्रीमेंट्स। अनसर्टेन इवेंट्स पे आप कुछ चीज़ कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके के अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। बट इसका एक्सेप्शन हो सकता है सब्सक्रिप्शन फॉर हाउस रेसिंग, बट अगर ये 5,000 रुपये से नीचे या 5,000 रुपये तक है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 500 रुपीज, नॉट 1000, 500 रुपये से नीचे है, अगर सब्सक्रिप्शन कर रहे हो आप किसी हाउस रेसिंग का, तो वहां पर इट इज अलाउड। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स वेजर्स ₹1 CR, बाबा रे, विद वाई ऑन इंडिया पाकिस्तान मैच, वॉइड भाई साहब, वॉइड। तो हमने सात सात पॉइंटर्स पे देखा कहाँ कहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो ये वॉइड है अंडर सेक्शन 28, अंडर सेक्शन 28। यस, 26 27 28 ऐसे पढ़ा था ना हमने। सेक्शन 27 में आप लगा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बेसिकली अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लिमिटेशन लगा रहे हो, अगेन सेक्शन 28 वॉइड। एक्सटिंग्विश कर रहे हो, सेक्शन 28 वॉइड। आर्बिट्रेशन से जा रहे हो तो वॉइड नहीं है, वैलिड है, ये एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 28। गारंटी, सेक्शन 28।
यहाँ पर गारंटी सर्टेन मिनिमम पीरियड हो सकता है, लेट्स से 1 ईयर स्पेसिफाइड पीरियड, ये भी एक्सेप्शन है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ वॉइड बोला हमने बोला वॉइड अगर अनसर्टेन है, अनकेपेबल है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, यस, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन है ही नहीं, इन सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट ही वॉइड बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक टॉपिक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो मैंने अभी पीछे बताया आपको, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का एग्जांपल लेके सेक्शन 2I भी बताया था, बट एक बार स्क्रीन पर फिर दिख रहा है तो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2I हमको बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो अग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सेबल है लॉ में बाय एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto but not at the option of other or others। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल ही नहीं होते हैं जब मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, जबकि जब मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रही हूँ तो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे ये एनफोर्सेबल हो जाएंगे। ओके अगर मैं एनफोर्सिबिलिटी इन जनरल बात करती हूँ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। ये तब तक, अगर मैं वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट बोलती हूँ, जब तक गुड्डू भैया कुछ करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि भैया नहीं भैया मेरे को 1 करोड़ रुपए मुझे वापस दो, रिसेंड नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अग्रीड पार्टी द्वारा कुछ हो नहीं रहा है, तब तक वो वैलिड ही रहेगा। लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट क्या है? ये बिल्कुल किसी भी तरीके से लीगल ही नहीं है एकदम स्टार्टिंग से ही, जब मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। बट अगर मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, लीगल इफेक्ट है जब तक वॉइड नहीं करा जा रहा है बाय दैट पार्टी जो कि अग्रीव्ड है। एग्जाम्पल यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एजरिंग अग्रीमेंट्स है। यहाँ पर आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यस, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ये सब हम ले सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड्स है, वॉइड एक्चुअली वॉइड अग्रीमेंट्स है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग में तो लग रहा है कि वो एनफोर्सेबल है, बट वो बाद में एनफोर्सेबल होता नहीं है। इनको ना वॉइडेबल हम कॉन्ट्रैक्ट की जगह ना यहाँ वॉइड अग्रीमेंट्स कर देते हैं, है ना, हम अग्रीमेंट्स कर देते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग ही कहानी होती है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है बट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड या अग्रीमेंट, ये भी वॉइडेबल है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कंसिडरेशन एक और टॉपिक है, बट आई हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ। हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको एकदम भगाना नहीं चाहती हूँ, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, मेरे पास आज स्टूडियो का टाइम थोड़ा लिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन में कंसिडरेशन पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM with Disha Dua signing off for today. Join Law by CM with Disha Dua Telegram group. Like, subscribe, share करना नहीं भूलना. Bye bye. Take care, guys.